नमस्कार। तो 55 करोड़ वाली ख़बर तो आपके पास पहुंची ही होगी, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से। इसके अलावा भी निजी बातचीत में कहा होगा लोगों ने, किसी न किसी ने आपसे भी, कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पहला तो ये कि 55 करोड़ का मामला क्या था, और फिर ये कि गांधी जी का जो अनशन था उसका इसके साथ क्या रिश्ता था। अब बंटवारे के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बंटवारा क्या होता है। जब घरों का बंटवारा होता है तो क्या होता है, ज़मीन बंटती है, घर बंटता है, बर्तन बंटते हैं, और माँ या बाप के अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो पैसे भी बंटते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो भी ऐसे ही हुआ। ज़मीन बटी, एक लाइन खींची गई, जिस लाइन के उस तरफ पाकिस्तान हुआ, इस तरफ हिंदुस्तान हुआ। दिल तो खैर बटे ही, लेकिन भारत सरकार के पास जो परिसंपत्तियां थी वो भी बटनी थी। दरअसल बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उस समय अविभाजित भारत का रिजर्व बैंक था, उसको कहा गया कि अक्टूबर 1948 तक वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के रिजर्व बैंक की भूमिका निभाए। और रिजर्व बैंक के पास जो कुल परिसंपत्तियां थीं, उसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारे के लिए 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में 3 लोग पाकिस्तान से थे और 3 लोग हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से जो लोग थे वो थे गुलाम मोहम्मद साहब, जाहिद हुसैनी साहब और आय कुरैशी। हिंदुस्तान की तरफ से थे केजी अंबेगांवकर, संजीव रो और एमवी रंगाचारी। तो 6 लोगों की ये कमेटी बनाई गई, जिसके ज़िम्मे ये काम दिया गया कि आप ये तय कीजिए कि जो भारत सरकार के पास परिसंपत्ति है, उस परिसंपत्ति में कुल कितना पाकिस्तान का हिस्सा होगा और कुल कितना हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। कुल जो हमारे पास कैश था वो था 400 करोड़ रुपए। अब इस 400 करोड़ रुपए को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब बांटा गया, तो ये कमेटी सर्वसम्मत से इस निर्णय पर पहुंची कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और बचे हुए जो 325 करोड़ रुपए हैं वो हिंदुस्तान के पास रह जाएंगे। इस 75 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए हंसी खुशी पाकिस्तान को दे दिए गए जिस समय बंटवारा हुआ। और ये जो फाइनलाइज हुई चीज़ें कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 325 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पास रह जाएंगे, इस पर सिग्नेचर गांधी ने नहीं किया था, नेहरू और पटेल ने किया था। दरअसल ये सिग्नेचर करने के बाद 2 घंटे बाद पटेल को लगा कि इसमें एक शर्त जोड़ देते हैं, और पटेल ने एक पत्र लिखा पाकिस्तान को कि अगर युद्ध की स्थिति होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम इस समझौते का पालन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। और इतना तो आप जानते ही हैं कि एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो गया, वो भी 2 देशों के बीच, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है। अगर समझौते के वक्त ही ये शर्त रख दी गई होती, जिस समय समझौता हो रहा था उस समय ये शर्त रख दी गई होती कि युद्ध के समय पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो बात अलग होती। लेकिन हुआ ये कि समझौता हो गया, उसके 2 घंटे बाद चीज़ें याद आईं, इसलिए वो उनका कोई ख़ास मतलब रह नहीं गया। दरअसल जो गवर्नर थे, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे जीडी देशमुख साहब, उन्होंने एकदम शुरू में ही ये सुझाव दिया कि इकट्ठे 50 करोड़ इकट्ठे जो 55 करोड़ रुपए हैं वो देने में हमको दिक्कत आ सकती है, कल को पाकिस्तान हमसे मांग सकता है। तो बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 करोड़ रुपए प्रति माह के दर से लगातार ये पैसे देते रहे, जिससे भारत सरकार के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच में कश्मीर वाला मसला शुरू हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में घोषित अघोषित युद्ध शुरू हो गया, और 7 जनवरी को कैबिनेट बैठती है और कैबिनेट ने ये फैसला लिया, सर्वसम्मत से फैसला लिया, नेहरू भी थे, पटेल भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, इन सारे लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि हम पाकिस्तान को जो बचा हुआ पैसा है वो नहीं देंगे। बात गांधी तक पहुंची भी नहीं, गांधी ने इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन उसी समय आप जानते हैं कि दिल्ली में भयानक हिंसा चल रही थी,
उस हिंसा को रोकने के लिए गांधी ने उपवास का निर्णय लिया। ये उपवास का निर्णय भी बहुत मजेदार है। 11 जनवरी को उनका मौन व्रत था और मौन व्रत के दिन जो प्रार्थना सभा होती थी उसके लिए भाषण वो लिखवा के देते थे और लिखवाने के बाद जो है सुशीला बेन या कोई भी उसको पढ़ दिया करता था माइक से। तो जो भाषण उन्होंने लिखवाने को दिया था, जो भाषण उन्होंने लिख के दिया था, सुशीला बेन जब उसको एक नज़र देख रही थी तो अचानक उनकी नज़र पड़ी कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि 12 जनवरी से मैं उपवास पर बैठ रहा हूं। इस उपवास को तोड़ने के लिए, इस आमरण अनशन को तोड़ने के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी थीं उसमें 55 करोड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और मैं फिर से याद दिला दूं कि गांधी की सारी लिखी हुई चीज़ें इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हैं। आप आखिरी जो 92-93 खंड है उसको आप पूरी तरह से पढ़ जाइए। उन आखिरी दिनों में गांधी क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि अपने अनशन के लिए जो उन्होंने शर्तें रखी थीं उन शर्तों में 55 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। असल में 12 जनवरी की शाम को वो माउंटबेटन से मिलने गए, जो प्रोग्राम पहले से तय था। जब वो माउंटबेटन से मिलने गए तो माउंटबेटन ने उनको इस निर्णय के बारे में बताया कि भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। गांधी ने पूछा कि आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है? तो माउंटबेटन ने कहा, यह राजनैतिक रूप से कमज़ोर और अविवेकपूर्ण फैसला है जो भारत को असम्मानजनक स्थिति में डालेगा। यह कमज़ोर और अविवेकपूर्ण फैसला है और एक नए आज़ाद हुए हिंदुस्तान के लिए असम्मानजनक भी है। अगले दिन पटेल मिलने आए और पटेल जब मिलने आए तो गांधी ने उनसे शब्दशः वो बात बता दी जो माउंटबेटन ने कही थी। दरअसल माउंटबेटन ऐसा क्यों कह रहे थे? आप सोचिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नए आज़ाद हुए मुल्क थे, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। अगर हिंदुस्तान अपने पहले ही समझौते से मुकर जाता और पाकिस्तान इस मामले को लेके अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पास, यूएनओ में और बाकी जगहों पे या इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता, तो भारत की कैसी किरकिरी होती। इसको ऐसे समझिए कि दो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। बड़े भाई ने कहा कि बंटवारे के बाद जो पापा की संपत्ति है, पापा के पास जो पैसे पड़े हुए हैं, उसमें से 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, और बाकायदा स्टैम्प पेपर पर साइन हुआ। और उसके बाद वो भाई मुकर गया तो छोटा भाई क्या करेगा? छोटा भाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट निश्चित रूप से बड़े भाई के खिलाफ फैसला देगा और गांव मोहल्ले में जो किरकिरी होगी बड़े भाई की, वो अलग से। यानी अगर भारत 55 करोड़ रुपए ना देने की जिद पे अड़ा रहता तो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती और आज नहीं कल वो पैसा तो देना पड़ता क्योंकि हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और दूसरा पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में ये संदेश जाता कि ये एक ऐसा देश है जो अपने वादे पर कायम नहीं रहता है, जो अपने वादे तोड़ देता है। जब पटेल माउंटबेटन के पास शिकायत लेके पहुँचे कि आपने ऐसा क्यों कहा है, तो माउंटबेटन ने ये सारी बातें समझाईं और अपनी जो लिखित राय थी उसमें सिर्फ असम्मानजनक जो था उसको एडिट करके वापस गांधी के पास और मंत्रिमंडल के पास भेज दिया। दोबारा मंत्रिमंडल बैठा 15 जनवरी को दोबारा मंत्रिमंडल बैठा, ये सारी बातें हुई। इस बैठक में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, नेहरू सारे लोग थे, गांधी नहीं थे। तो ये जो बैठक हुई, इस बैठक में सबकी समझ में आया कि हाँ, ज़िद में अगर हम पैसा देने से खुद को रोक देंगे, अगर पाकिस्तान को हम पैसा नहीं देंगे तो आगे जाकर ये भारत की किरकिरी भी कराएगा, और पैसा तो चूँकि समझौता किया है हमने, सिग्नेचर किया है, तो पैसा तो हमको देना ही पड़ेगा। अब गांधी के अनशन से इसका क्या रिश्ता था, ये आप जरा सुनिए। पहली बात तो ये मैंने बताया कि 12 जनवरी से जब वो उन्होंने अनशन शुरू किया तो जो शर्तें रखी थीं उन शर्तों में
अगर उन सारी शर्तों को आप पढ़ें जाकर, तो उन शर्तों के का मूल ये था कि जो दिल्ली के अंदर दंगे रुकने चाहिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो लगातार दंगे हो रहे हैं उन दंगों को रुकना चाहिए। और इसमें 55 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं था। पाकिस्तान को लेके उन्होंने 12 तारीख को, 12 जनवरी को, जिस दिन अनशन शुरू हुआ था, उसी दिन की प्रार्थना सभा में एक बात कही थी, वो बात मैं दोहरा दूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर सभी धर्मों को बराबर हक ना मिले, जान माल की सुरक्षा ना मिले और हिंदुस्तान भी यही सारी चीज़ें दोहराने लगे, तो दोनों का विनाश तय है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख को जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके अनशन का क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं पूरी दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इस अनशन ने केवल एक स्वस्थ प्रभाव डाला है। बाहरी लोग जो भारत में हो रही घटनाओं पर एक निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित दृष्टि रखने में सक्षम हैं, वे अनशन के उद्देश्य को विकृत नहीं कर सकते, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों के मन में विवेक जागृत करना है। भारत में मुसलमानों को बचा पाना संभव होगा अगर पाकिस्तान का मुस्लिम बहुसंख्यक सभ्य पुरुषों और महिलाओं की तरह व्यवहार करे। यानी अपने अनशन में वो बहुत स्पष्ट तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर दबाव बना रहे थे कि दंगे ख़त्म हो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न करें, पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार न करें, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार न करें। और दूसरी बात कि जब 15 जनवरी को 55 करोड़ रुपए दे दिए गए होते, और मान लीजिए एक बार कि गांधी ने इन्हीं 55 करोड़ रुपयों के लिए अनशन किया, तो फिर 55 करोड़ रुपए दे दिए जाने के बाद 15 जनवरी को अनशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अनशन तो नहीं ख़त्म हुआ। अनशन तो 16 जनवरी को भी ख़त्म नहीं हुआ, 17 जनवरी को भी ख़त्म नहीं हुआ। जब मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सभी धार्मिक पक्षों के, सिखों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के जो लीडर्स थे, उनका हस्ताक्षर किया हुआ पत्र गांधी के सामने 18 जनवरी को पेश किया, जिसमें लिखा हुआ था कि हम आपकी बात मानेंगे, हम दंगे रुकवाएंगे और हम किसी भी तरह की हिंसा में हिस्सा नहीं लेंगे। जब 18 जनवरी को यह आश्वासन उनको सभी पक्षों से मिल गया, उसके बाद जाकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। तो सीधी सी बात है कि गांधी के अनशन का और 55 करोड़ रुपयों का कोई लेना देना नहीं था। जो दो मुद्दे मैंने उठाए थे, पहली बात तो ये कि 55 करोड़ का जो मामला था वो लीगल मामला था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था, 400 करोड़ रुपयों का बंटवारा होना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पैसे रखे हुए थे, उसमें 325 करोड़ रुपए आपके थे, हिंदुस्तान के थे, और 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के थे। जैसा मैंने बताया कि 20 करोड़ रुपए जो थे वो आपको जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय दे दिए गए थे, और उस समझौते पर कि 55 करोड़ रुपए दिए जाने हस्ताक्षर नेहरू और पटेल के थे, और उसमें कोई शर्त नहीं थी। इसीलिए जब पाकिस्तान ने अपने 55 करोड़ रुपए मांगे तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से हमें देने ही थे। अगर हम नहीं देते तो होता कुछ नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाता, भारत अपना पहला ही अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा हार जाता और पूरी दुनिया में हमारी छवि बनती कि हम एक धोखा देने वाले देश हैं। और आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक नई डेमोक्रेसी के लिए, एक नए देश के लिए उसका जो इंटरनेशनल छवि होती है उसकी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वो 55 करोड़ रुपए दिए जाने थे। गांधी का रोल सिर्फ इतना था कि माउंटबेटन ने जो उनसे कहा वो बात उनके समझ में आई। और इसीलिए एक बहुत मज़ेदार कोट में पेश करता हूं, जो पटेल ने 16 जनवरी को कहा, यानी 15 जनवरी को जो पैसे दे दिए गए उसके बाद 16 जनवरी को पटेल ने कहा कि हम नज़दीक का सोचते हैं लेकिन बापू दूर का सोचते हैं। तो एक सीनियर के तौर पे उन्होंने वही किया, वही सलाह दी जो सही सलाह दी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी बातचीत के बाद, ये सब मैंने बहुत डिटेल से, आप जानते हैं, अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में दिया है, तो मुझे लगता है कि
इस बातचीत के बाद आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएंगे कि 55 करोड़ का मामला क्या था और गांधी की उसमें भूमिका क्या थी। अब ये मामला क्या था, जब आप समझ गए तो उसमें गांधी सही थे या गलत, इसका फैसला आपको करना है। शुक्रिया।